हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज एक नया टारगेट शुरू करते हैं, एक नया मिशन शुरू करते हैं। इस बार हमें रीट मेंस में ऑल राजस्थान टॉप करना है। तो मेहनत चाहे कितनी भी करनी पड़ जाए, मुझे पता है आप पीछे नहीं हटने वाले। तो इसी सिलसिले में हम लेके आए हैं आपके लिए रीट मेंस या थर्ड ग्रेड मेंस के लिए 50 डेज 50 टेस्ट सीरीज। और आज ये पहले टेस्ट का पहला वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न, राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? राजपूताना हेराल्ड, सर्वहित, सज्जन कीर्ति सुधाकर या मजरूल सरूर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो मजरूल सरूर है वो राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, पहला समाचार पत्र मजरूल सरूर हो गया। इसकी स्थापना कब हुई या इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो देखो, इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1849 में। कब? 1857 की क्रांति से पहले ही हो गया था, 1849 में ही, है ना। और कहां से शुरू किया गया? तो ये भरतपुर से शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? भरतपुर से शुरू किया गया। और इसका प्रकाशन दो लैंग्वेज में होता था। एक तो थी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी उर्दू लैंग्वेज। कौन सी थी? उर्दू लैंग्वेज। यानी हिंदी और उर्दू दो लैंग्वेज में इसका प्रकाशन किया जाता था। अगर बात करें सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है उसकी, तो इसका प्रकाशन 1879 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1879 में। यानी जो मजरूल सरूर है वो 1849 में, वहीं सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में। और जो सज्जन कीर्ति सुधाकर अखबार है, इसी का पहले नाम था उदयपुर गजट। 1879 में इसका नाम सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया। इससे पहले इसका नाम उदयपुर गजट था। तो प्रश्न ये है कि उदयपुर गजट का प्रकाशन कब शुरू किया गया? तो उदयपुर गजट का प्रकाशन शुरू किया गया 1869 में। कब? 1869 में। सज्जन कीर्ति का 1879 में। यानी देखो, ज्यादातर तीनों अखबार है ना, वो 1879, 1849 या फिर 1869 है ना। और राजपूताना हेराल्ड, जो राजपूताना हेराल्ड है, ये अखबार, इसका प्रकाशन 1885 में शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? तो अजमेर से शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये हनुमान सिंह जी है ना, इनके द्वारा राजपूताना हेराल्ड अखबार शुरू किया गया 1885 में। ठीक है, तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र मजरूल सरूर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस संस्था की स्थापना साधु सीताराम दास जी के द्वारा की गई? जो साधु सीताराम दास जी है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? प्रताप सभा, आजाद मोर्चा, प्रजा प्रतिनिधि सभा या मित्र मंडल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मित्र मंडल। यानी साधु सीताराम दास जी द्वारा मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की गई। कौन सी संस्था की? मित्र मंडल नाम की जो संस्था है, इसकी स्थापना साधु सीताराम दास जी महाराज द्वारा करी गई थी। तो देखो, प्रताप सभा, इसकी स्थापना किसने की? प्रताप सभा की स्थापना की थी अपने बलवंत सिंह जी मेहता साहब ने। किसने? बलवंत सिंह जी मेहता साहब है ना, इन्होंने प्रताप सभा की स्थापना की। किसकी? प्रताप सभा की स्थापना। और कब करी? 1915 में। ठीक है, मित्रमंडल साधु सीताराम दास जी, प्रताप सभा बलवंत सिंह जी मेहता। ठीक है, आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा का तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है। ये बाबा हरिश्चंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और 1942 यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था ना, उस समय इस संस्था की स्थापना की गई थी और जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और आजाद मोर्चा बनाने में बाबा हरिश्चंद्र की सहायता किसने की थी? तो जो मुख्य लोग हैं उनको देख लेते हैं। तो एक तो दौलतमल भंडारी साहब है। कौन है? दौलतमल भंडारी साहब, रामकरण जोशी साहब और गुलाब चंद कासलीवाल साहब। तो इस प्रकार याद करें तो भंडारी, जोशी और कासलीवाल जी ने, इन्होंने आजाद मोर्चा बनाने में बाबा हरिश्चंद्र की मदद की थी। अगर प्रजा प्रतिनिधि सभा की बात करें, प्रजा प्रतिनिधि सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई और कोटा में हुई। और किसने करी? तो पंडित नैनूराम जी शर्मा हैं, जो बूंदी प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित है। कौन? नैनूराम जी शर्मा। इन्होंने ही प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। प्रजा की प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने करी? पंडित नैनूराम शर्मा ने करी, 1918 में करी और कोटा में करी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। किस जिले में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है? कमरुद्दीन शाह जी की दरगाह कौन से जिले में है? जालौर में है, झुंझुनू में है, जयपुर में या जैसलमेर में है? तो देखो, इनकी दरगाह है अपने झुंझुनू जिले में। कहां पे? झुंझुनू जिले में है। और कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहां पे है? तो झुंझुनू जिले में। एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है नेहरा पहाड़। क्या नाम है? नेहरा पहाड़।
नेहरा पहाड़ की तलहटी के अंदर ही ये कमरुद्दीन शाह जी की दरगाह है झुंझुनू जिले के अंदर। और झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है, ये आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है झुंझुनू में। बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व भी झुंझुनू जिले में ही है। बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? झुंझुनू में है। और एक खेतड़ी महल, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। खेतड़ी महल हवा महल की तर्ज पे बना हुआ है, या यूं कहे हवा महल खेतड़ी महल की तर्ज पे बना हुआ है ना। तो ये खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, खेतड़ी भी झुंझुनू जिले में ही है, लेकिन खेतड़ी महल प्रॉपर झुंझुनू के हेडक्वार्टर में है। झुंझुनू जिले के हेडक्वार्टर है, नहीं झुंझुनू का जो हेडक्वार्टर है ना वहां पे है, ना कि किसी तहसील में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आउवा का युद्ध कब हुआ था? आउवा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 29 जनवरी 58। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी आउवा का युद्ध कब हुआ? देखो सबसे पहले तो बिथुड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा? बिथुड़ा का युद्ध। ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पीटा था, ये मान लो। फिर उसके 10 दिन बाद में, कितने दिन बाद में? 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 की डेट आई और इस दिन चेलावास का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ। इसमें भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की दशा खराब कर दी। ठीक है, पहले 2 युद्धों में दशा खराब कर दी। अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का ऑलमोस्ट सारी जगह दमन कर लिया और फिर दूसरी जगह से सेना ला ला के उस प्रकार से कंबाइंड करके बड़ी बड़ी सेना बना के क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ाई करने लगे। तो इसी सिलसिले में 29 जनवरी 1858 को ये होम्स नाम का बंदा था। क्या नाम था? होम्स, ब्रिगेडियर था ये, होम्स नाम का बंदा था। 29 जनवरी 1857 को इसने आउवा पे आक्रमण किया और फिर मतलब इस युद्ध में जो अंग्रेज थे उनकी जीत हुई थी। और अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पे सुगाली माता की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? सुगाली माता की मूर्ति थी। और वहां से वो मूर्ति को उठा के ले गए और अजमेर ले गए। कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। और कुशाल सिंह जी ने क्या किया? किले की जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह को सौंप दी। यानी पृथ्वी सिंह को किले की जिम्मेदारी कुशाल सिंह जी द्वारा सौंप दी गई। और कुशाल सिंह जी खुद कहाँ चले गए? कुशाल सिंह जी खुद मेवाड़ चले गए। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? कुशाल सिंह की जो मतलब ये कहा कि इसकी जांच करो और इसको सजा दो। लेकिन जांच में एक कमीशन बैठाया गया। कमीशन का नाम था टेलर कमीशन। क्या नाम था? टेलर कमीशन। और इस टेलर कमीशन को कोई साक्ष्य मिला ही नहीं कुशाल सिंह के खिलाफ। तो साक्ष्य जब इसके खिलाफ मिला, इनके खिलाफ मिला ही नहीं, तो फिर अंग्रेजों को इनको मतलब छोड़ना पड़ा, रिहा करना पड़ा। तो इस प्रकार प्रश्न आता है एग्जाम में कि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन से कमीशन को बिठाया गया है, कौन से कमीशन का गठन किया गया? तो यह था टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन था? ये टेलर कमीशन था। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? जो नीमड़ा हत्याकांड है वो कब हुआ? 7 मार्च 22, 8 मार्च 22, 7 मार्च 23 या 8 मार्च 23। तो इसका आंसर है 7 मार्च 1922। यानी 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड घटित हुआ था। कब घटित हुआ? 7 मार्च 1922 को घटित हुआ। देखो नीमड़ा हत्याकांड क्या था? मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो मोतीलाल जी तेजावत साहब हैं, एक आंदोलन चला रहे थे। आंदोलन का नाम है एकी आंदोलन और ये नीमड़ा हत्याकांड उसी से संदर्भित है। 1921-22 में आंदोलन चला था और एकी आंदोलन की शुरुआत का प्रश्न अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। तो एकी आंदोलन का शुरुआत कहां से हुई? तो चित्तौड़ में एक जगह है रासमी, रासमी में एक जगह है मातरकुंडिया। क्या नाम है? मातरकुंडिया। वहां से इस एकी आंदोलन का सूत्रपात हुआ और तेजावत साहब ने एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न भी आता है कि 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मोतीलाल तेजावत साहब ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। ठीक है, अब नीमड़ा हत्याकांड इसी से संदर्भित है। इस नीमड़ा हत्याकांड में क्या हुआ? अंग्रेजों ने निहत्थे जो भील थे उन पे गोलियां चलाई और इसके कारण 1200 भील शहीद हो गए। कितने भील शहीद हो गए? इसमें 1200 से भी ज्यादा भील शहीद हो गए। और इस कारण क्योंकि निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलाई अंग्रेजों ने, तो इस कारण इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अक्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे अक्सर कहा जाता है। तो नीमड़ा हत्याकांड घटित कब हुआ था? तो मार्च की 7 तारीख थी, मई और साल 1922 था। कौन सा था? 1922 था। शाहपुरा प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1935, 36, 37 या 38। तो इसका आंसर है 1938। देखो शाहपुरा प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ और एक और महत्वपूर्ण प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ था। वो कौन सा था? वो था मेवाड़ प्रजामंडल। यानी मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ। ठीक है, मेवाड़ और शाहपुरा का 1938 में हुआ। शाहपुरा प्रजामंडल का प्रश्न है तो इसका गठन किया किसने?
तो ये किया था रमेश चंद्र जी ओझा साहब ने। किसने? रमेश चंद्र जी ओझा साहब। बाकी तो आपको पूरा नाम याद रखना है, लेकिन कम से कम आपको ओझा साहब तो याद रखना ही रखना है ना। कोशिश करना पूरा याद रखें। रमेश चंद्र ओझा साहब ने शाहपुरा प्रजामंडल की गठन किया था, लेकिन आपको शाहपुरा से कनेक्ट किसे करना है? ओझा जी से शाहपुरा को कनेक्ट करना है। कर दिया आपने कनेक्ट। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो ये गठन 1938 में हुआ, ये दूसरी बात होगी। उसके बाद देखो हाड़ौती प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ और सिरोही प्रजामंडल का गठन भी 1934 में हुआ। यानी हाड़ौती और सिरोही प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ। और इसके अलावा बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में। बूंदी वाले प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1931 में हुआ। और बीकानेर प्रजामंडल का गठन 1936 में हुआ, 1936 में, और कोटा का 1939 में। यानी मेवाड़ के अगले साल किसका कोटा प्रजामंडल का गठन हो गया। इस प्रकार शाहपुरा प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण कौन से डेट को गठित हुआ था? यानी राजस्थान के एकीकरण का जो 5th चरण था वो किस डेट को हुआ था? 18 अप्रैल 48 को, 30 मार्च 48 को, 15 मई 49 को, 26 जनवरी 50 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को राजस्थान का एकीकरण का जो 5वां चरण हुआ था। हमें पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरण है? टोटल 7 चरण है, लेकिन इसका 5वां चरण कब हुआ था? तो 5वां चरण हुआ था 15 मई 1949 को। कब हुआ? 15 मई 1949 को। और राजस्थान के चरणों के विभिन्न नाम दिए गए थे और उस राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को एक नाम दिया गया। तो तीसरा चरण हुआ था, इसमें राजस्थान को कहा गया संयुक्त राजस्थान। क्या कहा गया? संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण में कहा गया वृहद राजस्थान। चौथे चरण में क्या कहा गया? वृहद राजस्थान। 5वें चरण में क्या कहा गया? 5वें चरण में कहा संयुक्त भी कह दिया और वृहद भी कह दिया, यानी संयुक्त वृहद राजस्थान। 6वें चरण में क्या कहा? राजस्थान संघ। 6वें चरण में राजस्थान संघ। और 7वें चरण में जो वर्तमान राजस्थान है, जो वर्तमान हमारा आज का राजस्थान है, वो अस्तित्व में आ गया था, तो इसे राजस्थान कहा गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंवड़ा, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ और भगता, ये कौन से शैली के चित्रकार हैं? देवगढ़, चावड़, मारवाड़ या बूंदी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवगढ़ शैली के चित्रकार है। कंवड़ा, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ, भगता। ठीक है, ये कौन सी शैली के? देवगढ़ शैली के चित्रकार है। कौन सी शैली के? देवगढ़ शैली के चित्रकार है। देखो इसे याद करना है तो हमें कंवड़ा से रिलेट करना है। कंवड़ा को रिलेट करो देवगढ़ से। ठीक है, अब इस राइमिंग को याद करो। कंवड़ा, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ, भगता। कंवड़ा, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ, भगता। कंवड़ा, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ, भगता। इस तरह से राइमिंग याद करोगे। कंवड़ा से देवगढ़ को कनेक्ट कर लिया, फिर राइमिंग याद आ जाएगी। बीच में से कोई से भी आएगा तो आप इसे रिलेट कर पाओगे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये देवगढ़ शैली की है। ठीक है, कंवड़ा, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ, भगता याद हो गया। अब देखो देवगढ़ शैली की विशेषता देख लेते हैं। तो एक तो देखो ढूंढाड़ शैली। कौन सी? ढूंढाड़ शैली। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, और उसके अलावा मारवाड़ शैली। ये कौन सी? मारवाड़ शैली। इन तीनों को मिक्स कर दो, है ना, और क्या आ जाएगा? इसके बाद मिक्स करके मतलब जो नई शैली डेवलप होगी वो कौन सी शैली होगी? वो देवगढ़ शैली होगी। ठीक है ना। इस प्रकार ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़ को मिक्स करके जो शैली बनती है वो तो कौन सा क्या अस्तित्व में आती है? तो देवगढ़ शैली अस्तित्व में आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मोती डूंगरी महल का निर्माण, यानी एक महल है, उस महल का नाम है मोती डूंगरी महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, भोपाल सिंह ने या उम्मेद सिंह ने? तो देखो मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, मोती डूंगरी महल का निर्माण तो माधो सिंह जी ने करवा दिया। ये बताओ मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? तो माधो सिंह नाम से थे, इन्होंने मुबारक महल का निर्माण कराया। मोती डूंगरी माधो सिंह, मुबारक महल भी माधो सिंह। नारायण निवास, नारायण निवास ये जयपुर में है, इसका निर्माण भी नारायण सिंह जी द्वारा किया गया। शीश महल किसने बनवाया? तो देखो शीश महल ये प्रसिद्ध है, ये इसको याद रखना आपने, ये राजा मान सिंह जी ने बनाया था। किसने बनाया? राजा मान सिंह ने बनाया। और खेतड़ी महल, पिछले प्रश्न में हमने देखा कि खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू, प्रॉपर झुंझुनू में है। और इसका निर्माण किसने कराया था?
तो खेतड़ी महल का निर्माण कराया था भोपाल सिंह जी ने। किसने कराया? भोपाल सिंह जी ने कराया खेतड़ी महल का निर्माण। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर आ भी गया है। लालगढ़ महल कहाँ पे है? बीकानेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह जी ने अपने पिताजी की स्मृति में इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे? बहुत ही शानदार महल बना हुआ है और ये बीकानेर में है। नथमल की हवेली कहाँ पे है? किसकी? नथमल की हवेली जैसलमेर, जयपुर, लक्ष्मणगढ़ या सुजानगढ़। तो देखो नथमल की हवेली है ना वो जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर की हवेलियां बहुत फेमस है, 2-3 हवेलियां जैसलमेर की बहुत फेमस है। एक तो नथमल की हवेली हो गई, इसके अलावा एक पटुओं की हवेली होगी। पटुओं की हवेली ये जैसलमेर में ही है और इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद जी पटवा ने। किसने करवाया? गुमान चंद जी ने। इतनी शानदार हवेली बनाई है, पटुओं की हवेली बनाई है, तो गुमान होना स्वाभाविक है, बड़ी बात नहीं है। एक सालिम सिंह की हवेली है, क्या नाम है? सालिम सिंह की हवेली। ये भी कहाँ पे है? तो सालिम सिंह जी की हवेली भी जैसलमेर में है। कहाँ पे? जैसलमेर में। एक माल जी का कमरा नाम से हवेली है, क्या नाम है? माल जी का कमरा। और ये कहाँ पे है? ये चूरू में है। कहाँ पे? चूरू जिले में। कहाँ पे? चूरू जिले में। नाथूराम पोदार की हवेली, नाथूराम पोदार की हवेली, ये भी बहुत प्रसिद्ध हवेली है। ये झुंझुनू जिले में, झुंझुनू में बिसाऊ नाम की जगह है ना, बिसाऊ, वहां पे है। तो नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पे? बिसाऊ में। बिसाऊ याद रखो आप। बीकानेर में भी कई प्रसिद्ध हवेलियां हैं और इनको हम याद कर लेते हैं। देखो बीकानेर में एक डागा हवेली है। कौन सी हवेली है? डागा हवेली। डागा हवेली बीकानेर में है। इसके अलावा एक मोहता हवेली है, क्या नाम है? मोहता हवेली होगी। एक कोठारी हवेली होगी, कोठारी हवेली होगी। डागा हो गई, मोहता हो गई, कोठारी हो गई। फिर बछावतो और रामपुरिया की हवेली, एक बछावतो की हवेली होगी, एक रामपुरिया की हवेली होगी। तो इस प्रकार ये बीकानेर की हवेलियां हैं, तो इनको याद करेंगे। डागा मोहता कोठारी, डागा मोहता कोठारी, डागा मोहता कोठारी, बछावत और रामपुरिया, बछावत और रामपुरिया। ये कहाँ की हवेलियां हैं? ये बीकानेर जिले की हवेलियां हैं। इस प्रकार नथमल की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। पटुओं की जैसलमेर में, सालिम सिंह की भी जैसलमेर में। गमता गाजी जो स्मारक है वो कहाँ पे है? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या कोटा में? तो गमता गाजी है वो जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। गमता गाजी जोधपुर में। गूलर कालूदान का कहाँ है? गूलर कालू का दान कहाँ है? तो गूलर कालू का दान भी जोधपुर में। कहाँ पे? गूलर कालू का दान जोधपुर में। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे? कीर्ति स्तंभ कहाँ पे? तो कीर्ति कहाँ पे फैली हुई है? कहाँ के राजाओं की कीर्ति सबसे ज्यादा फैली हुई है? तो चित्तौड़ के राजाओं की कीर्ति सबसे ज्यादा फैली हुई है, तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है। और घंटाघर, तो प्रसिद्ध घंटाघर है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। तो 2 महत्वपूर्ण जो स्मारक है, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, एक तो गमता गाजी, एक गूलर कालू का दान, ये दोनों जोधपुर में है। गमता गाजी और गूलर कालू का दान दोनों जोधपुर में है। ये अलग है, एग्जाम में इस प्रकार अलग से प्रश्न इस बार आ रहे हैं, तो हमें इनको याद करना आवश्यक हो जाता है। विषम घाटी पंचानन, ये उपाधि किसको दी गई है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई है? मोक्कल को दी गई है, चुंडा को दी गई है, राणा हमीर को दी गई है, राणा प्रताप को दी गई है। तो देखो विषम घाटी पंचानन कौन है? ये है राणा हमीर। राणा हमीर कैसे है? क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में शेर के समान रहते हैं, है ना। और इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी और मेवाड़ की राजगद्दी को एक बार पुनः हासिल किया था। और इनको विषम घाटी पंचानन तो कहा गया ही, साथ ही इनको छापामार युद्ध का जनक भी कहा गया है। किस युद्ध का? छापामार युद्ध का जनक भी अपने हमीर देव जी, राणा हमीर को कहा गया है। किन्हें? राणा हमीर को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने हराया था, बुरी तरह हराया था। कहाँ पे हराया? तो सिंगोड़ी नाम की जगह है। कहाँ पे? सिंगोड़ी नाम की जगह है, वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने बुरी तरह से मतलब पीटा था, मान लो पकड़ पकड़ के, मतलब दशा खराब कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। किसने करी थी? ये राणा हमीर ने करी थी। राणा हमीर ने मतलब क्या हालत खराब करी है उसकी, हाथ जुड़वा दिए थे उससे, ये मान लो। और इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में मेवाड़ की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, हालत खराब कर दी थी, रोने लग गया था बेचारा। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज, सिंधुराज, भोज या विमल शाह? तो आबू के परमार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो धूमराज था। कौन था? धूमराज। धूमराज है वो आबू के परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो जो ये आबू के परमार वंश था ना, यहाँ से ये आगे बढ़े और इन्होंने बाद में मालवा पे अधिकार कर लिया और लंबे समय तक वहां पे एक शक्तिशाली शासन की स्थापना करी थी इन्होंने, परमारों ने, मालवा में। तो ये आबू से ही आगे उठ के गए थे, यानी पहले इन्होंने आबू में अपना राज्य स्थापित किया और उसके बाद में मालवा को बाद में कैपिटल बना लिया उस तरफ।
आरेट पोल प्रवेश द्वार का संबंध कौन से किले से है? यानी देख, आप जो भी फोर्ट में जाते हो, किलों में जाते हो, तो देखते हो कि वहां पे बड़े बड़े पोल बने हुए, दरवाजे बने हुए हैं, है ना, इनको पोल के नाम से जानते हैं। तो आरेट पोल है ना, वो कौन से किले में, कौन से फोर्ट में है? आप गए होंगे, बहुत सारे लोग तो वहां गए भी होंगे। तो सोनारगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या लालगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़। यानी जो आरेट पोल है, क्या नाम है? आरेट पोल। और ये कहाँ पे मतलब कौन से उसमें है, किले में है? तो ये कुंभलगढ़ में आरेट पोल। देखो, जिस प्रकार आरेट पोल कुंभलगढ़ का द्वार है या दरवाजा है, उसी तरह से चित्तौड़गढ़ के भी बहुत प्रसिद्ध दरवाजे हैं, जिसमें एक तो भैरव पोल है। क्या नाम है? भैरव पोल है। एक पाटन पोल है, पाटन पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, एक लक्ष्मण पोल हो गया, इसके अलावा एक राम पोल भी है ना। ये चित्तौड़गढ़ के प्रमुख द्वार है। वहीं अगर सोनारगढ़ की बात करें, किसकी? सोनारगढ़ की, तो सोनारगढ़ में एक तो अक्षय पोल है। क्या नाम है? अक्षय पोल है। एक गणेश पोल है, एक सूरज पोल है। क्या नाम है? अक्षय पोल, गणेश पोल और सूरज पोल। ये कौन से किले में है? ये सोनारगढ़ में। तो अक्षय, गणेश और सूरज, ये सोनारगढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के पाटन पोल, भैरव पोल, ये दो स्पेशली याद रखो, पाटन पोल और भैरव पोल, ये चित्तौड़गढ़ में। और आरेट पोल ये कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंजारों की छतरी कहाँ पे है? यानी राजस्थान में बहुत कलात्मक छतरियां बनी हुई है जगह जगह। तो एक छतरी है बंजारों की छतरी, ये कहाँ पे? लालसोट दौसा में है, रणथंभौर में, अलवर में, सीकर में। तो इसका आंसर है लालसोट दौसा। कहाँ पे है? लालसोट दौसा में बंजारों की छतरी बनी हुई है। देखो, एक संतोष बावड़ा की छतरी है। क्या नाम है? संतोष बावड़ा। इनकी छतरी कहाँ पे? तो संतोष जी बावड़ा की छतरी पुष्कर में है। कहाँ पे? पुष्कर में। राणा सांगा की छतरी कहाँ पे? तो राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी है। और एक खंबे की छतरी के नाम से प्रसिद्ध छतरी सॉरी, ये रणथंभौर में। कहां पे? एक खंबे की छतरी कहां पे? रणथंभौर में है। करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, पंसारी, जंजीर, मेखड़ा शरीर के कौन से अंग के आभूषण है? गले के हैं, कमर के हैं, पैर के, हाथ के। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से अंग के आभूषण है। तो जैसे तगड़ी आती है तो उसमें हम लगा सकते हैं अंदाजा, है ना, क्योंकि एक गाना भी बना हुआ है, हरियाणवी गाना, याद कर सकते हैं आप उसको भी। करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, पंसारी, जंजीर, मेखड़ा, ये किस अंग के आभूषण है? तो ये कमर के आभूषण है। कहाँ के? कमर के आभूषण है। कौन कौन से है? करदनी, कणकती, करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, पंसारी, जंजीर, मेखड़ा। करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, पंसारी, जंजीर और मेखड़ा, ये शरीर के कौन से अंग के आभूषण है? तो ये कमर के आभूषण है। कहाँ के? कमर के आभूषण है। कविराज श्यामल दास जी ददीवाड़िया, ये मेवाड़ के कौन से महाराणा के दरबारी विद्वान थे? यानी कौन से महाराणा के दरबार में विद्वान के तौर पर थे? सांगा, कुंभा, सज्जन सिंह या प्रताप सिंह? तो श्यामल दास जी, सांगा, कुंभा और प्रताप, ये तो काफी पुराने हो गए, है ना। लेकिन सज्जन सिंह तो वर्तमान ज्यादा पुराने नहीं है, 1800 ईस्वी के आसपास, 1857 के आसपास है। तो ये श्यामल दास जी है ना, ये सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे। किसके? सज्जन सिंह जी के दरबार में विद्वान थे। और इन्होंने, श्यामल दास जी ददीवाड़िया साहब ने ही एक किताब लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, राजस्थान के साहित्य में बहुत ही बड़ा स्थान रखती है। उसका नाम है वीर विनोद। तो वीर विनोद नाम की किताब किसने लिखी है? तो कविराजा श्यामल दास जी ददीवाड़िया ने लिखी है। तो देखो, श्यामल दास जी ददीवाड़िया, फिर बीच से कविराज, इतना लंबा नाम। तो कविराज की उपाधि किसने दी थी इनको? कविराज की उपाधि भी इनको सज्जन सिंह जी द्वारा ही दी गई, है ना। किसके द्वारा दी गई? तो कविराजा श्यामल दास जी ददीवाड़िया साहब है, इनको जो कविराजा की उपाधि दी है वो किसने दी है? तो ये सज्जन सिंह जी ने दी है। किसने दी है? सज्जन सिंह जी ने दी है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं उस समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का, जंतर का, अलगोजा का, एकतारा का? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जंतर। कौन सा? जंतर नाम का वाद्य यंत्र है, उसको बजाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र को? जंतर नाम का जो वाद्य यंत्र है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ की विशेषता क्या है? देवनारायण जी की फड़ है, ये सबसे बड़ी फड़ मानी गई है। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की फड़ को माना गया है। 2010 में
इस पढ़ पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है, देवनारायण जी के बारे में देख लेते हैं। तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। कब हुआ? 1243 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ। और कहाँ पे जन्म हुआ? तो आसिंद नाम की जगह है एक। कहाँ पे? ये आसिंद नाम की जगह पड़ती है भिलवाड़ा में। कहाँ पड़ती है? भिलवाड़ा में पड़ती है। इनके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है सवाई भोज। क्या नाम है इनके पिताजी का नाम? सवाई भोज। माता का नाम है इनका सेठू जी। ठीक है, और ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? देवनारायण जी महाराज है वो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कौन से साल में की थी? देखो, अमलानंद घोष साहब ने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी, किस साल में करी? 1950-51 में, 51-52 में, 52-53 या 53-54? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1951-52 में उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी थी। अमलानंद घोष साहब ने कब? 1951-52 में खोज करी। ठीक है, और खोज तो अमलानंद घोष साहब ने 51-52 में कर ली, लेकिन बाद में इसी सभ्यता का उत्खनन किया। किन्होंने विस्तृत उत्खनन किया? एक तो अपने बीवी लाल साहब है। कौन है? बीवी लाल साहब। ठीक है, एक है बीके बालकृष्ण थापर साहब, बीके थापर साहब या बालकृष्ण थापर साहब। इन्होंने इस सभ्यता का विस्तृत उत्खनन किया। है कहाँ पे कालीबंगा सभ्यता? तो हमें पता है ये हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है। और ये घग्गर नदी के मुहाने पे स्थित है या तट पे स्थित है, ये सबको पता है। तो अमलानंद घोष साहब ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कौन से साल में करी थी? तो 1951-52 में करी थी। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश द्वारा घेरा गया है? 61.11, 9.1, 23.3 या 6.49%? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.49%। यानी राजस्थान में 4 प्रकार की मुख्य स्थल आकृतियां हैं। एक पठार है, मैदान है, पहाड़ है और मरुस्थल है। तो इसमें जो पठारी भाग है उसने कितना घेर रखा है, ये प्रश्न में पूछा था। तो ये 6.49%, राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 6.5% ये पठारी भाग ने, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग ने घेर रखा था। राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र में है। ठीक है, और कितना है वो? तो ये है 61.11% भाग को घेर रखा है इसने। जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको 61.11% भाग ने घेर रखा है। उसके बाद अगर अरावली प्रदेश की बात करें तो ये 9.1% भाग को घेर रखा है। पूर्वी मैदान जो मैदानी क्षेत्र है उसने 23.3% क्षेत्र को घेर रखा है। और पठार का आपको पता ही है 6.5%, 6.49% कह सकते हैं घेर रखा है। और पठारी क्षेत्र है कितना? 6.49%। लेकिन जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या एक क्षेत्र में निवास करती है? तो जनसंख्या यहाँ पे 11% जनसंख्या लगभग निवास करती है। यानी जनसंख्या के मामले में यह समृद्ध है। और जो ये पठारी क्षेत्र है ये राज्य के 7 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, 7 जिलों में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? वो काली लाल कछारी मृदा है। और ये पठार किससे बना है? तो लावा से निर्मित पठार है। किससे निर्मित पठार है? लावा से निर्मित पठार है। तो हो गया इस प्रश्न का क्लियर कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 6.5% क्षेत्र को घेर रखा है, लगभग 6.49 है एग्जैक्टली। और 11% आबादी यहाँ पे निवास करती है। और ये राज्य के 7 जिलों में फैला हुआ है और काली लाल कछारी मृदा और लावा से निर्मित पठार है। चंबल नदी में बना बांध कोटा बैराज का निर्माण कौन से साल किया गया था? यानी हमें पता है कोटा बैराज कोटा में है, इसका निर्माण कौन से साल किया गया था? 50 में, 60 में, 1970 या 1980? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1960 में। यानी कोटा बैराज का निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1960 में किया गया। कब किया गया? 1960 में इसका निर्माण किया गया था।
अब देखो, चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। एक गांधी सागर बांध है, वो राजस्थान में नहीं है, वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर, मंदसौर राजस्थान के साथ सीमा टच करता है, वहां पे गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध बना है, ये चित्तौड़ जिले में पड़ता है, और ये 1960-70 में बना था। कब बना था, 1960 से 70 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। वही अगर बात करें जवाहर सागर बांध की, ये कोटा जिले में, कोटा जिले में एक तो कोटा बैराज हो गया, एक जवाहर सागर हो गया, ठीक है। ये 1970-72 में बना था। कब बना था, 1970-72 में बना था, ठीक है। और कोटा बैराज ये 1960 में बन गया था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से जब करौली ने संधि की, वहां के शासक कौन थे। यानी ईस्ट इंडिया जब करौली से संधि कर रही थी, अधीनस्थ संधि कर रही थी, अधीनस्थ पार्थिकी की संधि कर रही थी, उस समय करौली के राजा या शासक कौन थे। हरबख्शपाल थे, उम्मेद सिंह थे, मान सिंह या भीम सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन है हरबख्शपाल सिंह जी थे। कौन थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने करौली के साथ संधि किया, करौली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी थी, तो उस समय वहां के शासक थे हरबख्शपाल जी। कौन थे, हरबख्शपाल जी। और इस संधि पे हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 9 नवंबर 1817 को हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए, 9 नवंबर 1817 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे। तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं स्पेशली। एक तो आता है कि 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे वो कौन सी रियासत के कौन थे, शासक कौन थे। एक आता है जब अधीनस्थ पार्थिकी की संधि कर रहे थे या जो संधियां कर रहे थे, उस समय कौन सी रियासत के कौन से शासक थे या किन्होंने संधियां की थी। और तीसरा प्रश्न आता है जब भारत राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय रियासतों के शासक कौन थे। तो इन 3 प्रकार के शासकों को हमें कंठस्थ रट लेना है। अलग अलग कंफ्यूजिंग होते हैं, कई बार मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें 5 बार 6 बार 7 बार इनको रिवाइज करेंगे तो अल्टीमेटली याद होंगे जाएंगे कटे, है ना, बड़सी कटे बाद में, तो वो बात हो जाएगी। तो जब करौली का शासक तो सबसे पहले इसने संधि करी तो हरबख्शपाल थे। और संधि कब करी, तो ये नवंबर 1817 में करी थी। कब करी, 9 नवंबर 1817 को इन्होंने संधि करी थी। और सबसे अंत में संधि किसने करी, तो ये भी हमें पता है सिरोही ने संधि करी थी। और सिरोही के राजा कौन थे, तो शिव सिंह जी सिरोही के राजा थे। कौन थे, शिव सिंह, है ना, ये सिरोही के राजा थे, ठीक है। और ये संधि कब करी, कब की गई, तो 11 सितंबर 1823 को की गई। कब करेगी, 11 सितंबर 1823 को ये संधि करेगी। यानी 1817 में पहली संधि और 1823 में अंतिम संधि। अंत में सिरोही, सबसे पहले करौली। और कोटा की संधि करने वाले शासक कौन थे, तो उम्मेद सिंह जी कोटा की संधि करने वाले शासक थे। टोंक के कौन थे, तो टोंक के नवाब अमीर अली खान थे, अमीर खान थे। कौन थे, नवाब अमीर खान या अमीर अली खान कह सकते हैं। जोधपुर के कौन थे, तो मान सिंह थे। कौन थे, मान सिंह जी। जोधपुर से संधि करने वाले कौन थे, तो संधि के समय जोधपुर से शासक थे मान सिंह जी। और उदयपुर के शासक थे उस समय भीम सिंह जी। कौन थे, उदयपुर के शासक भीम सिंह जी थे। यानी टोड है ना, इन्होंने संधि करवाने में योगदान दिया था, अपना कर्नल टोड थे उन्होंने। और बूंदी के शासक थे विष्णु सिंह जी, बूंदी के विष्णु सिंह। बीकानेर के सूरत सिंह, बीकानेर के कौन से थे, सूरत सिंह। और जयपुर के कौन थे, जगत सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय थे। और जैसलमेर के शासक थे मूलराज। जैसलमेर के शासक कौन थे, मूलराज जैसलमेर के शासक थे, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि करौली के शासक कौन थे, तो करौली के शासक थे हरबख्शपाल जी, ठीक है। और सिरोही का भी याद रखना है तो शिव सिंह जी सिरोही के थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार कब आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार कब आए थे, 1880 में, 81 में, 82 में या 83 में। तो देखो स्वामी दयानंद जी सरस्वती साहब है, वो राजस्थान में दूसरी बार 1881 में आए थे। कब आए थे, 1881 में आए थे। और कहाँ आए थे, तो ये भरतपुर में आए थे। कहाँ पे, भरतपुर में आए थे। और जिस समारोह में दयानंद सरस्वती साहब आए या दयानंद सरस्वती जी महाराज आए, उसी समारोह में कविराजा श्यामल दास जी ने भी भाग लिया था और इन्होंने इनका दयानंद सरस्वती जी का स्वागत किया था। तो कब आए थे, 1881 में दूसरी बार आए थे। तो प्रश्न ये भी हो जाता है कि राजस्थान में दयानंद सरस्वती पहली बार कब आए थे, तो ये जून 1885 में आए। कब आए, जून 1865 में, सॉरी 1865 में आए। कब आए, जून 1865 में दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार आए और दूसरी बार 1881 में आए, भरतपुर के एक समारोह में आए। अगले प्रश्न में चलते हैं। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कृषि विभाग की स्थापना कहां पे की गई।
यानी कृषि विभाग की स्थापना की गई सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे की गई। लेकिन ये करी कहाँ पे गई? जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो कृषि विभाग की स्थापना करी गई थी भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना करी गई थी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। और अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग जगह स्थापित किया गया था इस समिति के रिकमेंडेशन पे। जैसे उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में करी गई, हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर में, कृषि विभाग की भरतपुर में हो गई, खनिज विभाग की कहाँ करेगी? तो खनिज विभाग की करेगी उदयपुर में। खनिज विभाग की कहाँ करेगी? खनिज विभाग की स्थापना उदयपुर में करेगी। वन विभाग की कहाँ करेगी? तो वन विभाग की स्थापना कोटा में करेगी। और शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में करेगी। शिक्षा की स्थापना बीकानेर में, वन कोटा, खनिज उदयपुर, कृषि भरतपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर। अगले प्रश्न पे चले। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष क्या है? 1999, 2000, 2005, 2006, 2011, 2012 या 2016? तो इसका आंसर है राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष है 1999, 2000। क्या है? 1999, 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार का कुल योग कितना है? हमसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार का टोटल योग कितना है? 1685 है, 1675 है, 1695 या 1665 है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1695। कैसे? तो देखो हमें पता है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो ये 826 है। कितना है? 826 है। और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 869 है। कितना है? 869 है। हमसे पूछ रहा है इसका योग कितना है, टोटल कितना है? तो टोटल करेंगे तो कितना होगा? नोट से कितने होते हैं? 15, 6 2 8 और हासिल वाले 1 9 और 8 8 16, यानी 1695 जिसमें भी लिखा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी में लिखा हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा? 1695। ये तो योग की बात होगी। अब हमसे पूछे पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार का अंतर क्या है? तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। ठीक है। अभी अगर बात करें राजस्थान के विकीर्णों की, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा राजस्थान हो गया। ठीक है। अब इसमें विकीर्ण बनाते हैं इस तरह से, एक विकीर्ण ये बन गया और एक विकीर्ण ये बन गया। अब इन विकीर्णों की लंबाई पूछे तो ये वाला विकीर्ण है ना, जो यूं कहे उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम वाला, इस विकीर्ण की लंबाई है 784। कितनी है? 784। और ये उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व वाला जो विकीर्ण है, ये वाला विकीर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 850। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इस कारण इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ये लंबाई थोड़ी कम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग में पाकिस्तान के साथ सीमा किस स्थान से शुरू होती है? हिंदमल कोट से शुरू होती है, बाकासर से शुरू होती है, मुरैना से शुरू होती है, नूह से शुरू होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के साथ सीमा गंगानगर जिले से शुरू होती है और बाड़मेर जिले तक जाती है, हमें पता है। लेकिन गंगानगर में किस स्थान से? तो हिंदमल कोट है ना गंगानगर, वहां से पाकिस्तान के साथ सीमा बंधना शुरू होती है और जो भलगांव, बाकासर, बाड़मेर तक जाती है। टोटल लंबाई कितनी है जो सीमा की पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? वो 1070 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के, अब देखो वो देख लेते हैं, वो जिले, वो डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के जिले हैं लेकिन राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के तो हम सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान वाले थोड़े इतने ज़्यादा हम रूटीन में उपयोग नहीं करते हैं, तो उनको याद करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले देखो बहावल नगर आता है, बहावल नगर के नीचे चलेंगे तो बहावलपुर आएगा, फिर रहमियार खान आएगा, रहमियार खान, ये तीनों बहावलपुर, बहावल नगर और रहमियार खान पाकिस्तान का एक प्रांत है। जैसे राजस्थान भारत का प्रांत है, उस तरह से पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब, उसके जिले हैं ये बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खान। वहीं एक दूसरा प्रांत लगता है सिंध प्रांत, और इस प्रांत के 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो घोटकी, एक सक्कुर, एक खेरपुर, एक संगर, एक उमरकोट। घोटकी, सक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, ये जिले हैं ना, ये सिंध प्रांत के साथ लगते हैं। ठीक है। निम्न में से किस जिले का अक्षांश से विस्तार सर्वाधिक है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कौन से जिले का अक्षांश से विस्तार सर्वाधिक है? देखो अक्षांश से विस्तार आपको पता ही है, जैसे हमारा ग्लोब हो गया और ये हो गई भूमध्य रेखा।
है ना। तो इस तरह से जाते हैं, ये 0 डिग्री माने जाते हैं। इस तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा राजस्थान क्या कहाँ के लिए क्या कहते हैं, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट तक, यानी उत्तर दक्षिण विस्तार होता है ना, उत्तर दक्षिण विस्तार होता है वो अक्षांश होते हैं, पूर्व पश्चिम विस्तार होता है वो देशांतर होते हैं। तो किसी एरिया का ऐसे लंबवत विस्तार किस जिले का सबसे ज्यादा है, जैसलमेर का, बीकानेर का, जोधपुर का, जयपुर का। तो इसका आंसर है बीकानेर जिले का। बीकानेर जिले का लंबवत विस्तार है ना वो सबसे ज्यादा है। कितना है, तो देखो 27 डिग्री 11 मिनट से लेके 29 डिग्री 3 मिनट तक है, यानी लगभग 2 डिग्री के आसपास अक्षांश, 2 डिग्री से थोड़ा सा कम है, 2 डिग्री से मान सकते हैं कि 8 मिनट कम कह सकते हैं, 2 डिग्री से 8 मिनट कम है। जैसलमेर जिले का विस्तार इससे थोड़ा कम है ना। तो सबसे ज्यादा अक्षांश विस्तार कौन से जिले का है, तो सबसे ज्यादा अक्षांश विस्तार है वो अपने बीकानेर जिले का है। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सीकर, टोंक, बारां या झालावाड़। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से जिले का, इनमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो यह है सीकर जिले का। सीकर जिले का क्यों है देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सीकर का क्षेत्रफल कितना है, सीकर का क्षेत्रफल है 7,732। कितना है, 7,732 है ना। तो ये 32 को तो जाने दो, आपको याद रखना है 7700 वर्ग किलोमीटर सीकर का क्षेत्रफल है। टोंक का क्षेत्रफल कितना है, तो 7194 है, तो इसको याद रखो 7150, यानी 7194 के 7200 के आसपास याद रखो कि 7200 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। टोंक का 7200 के आसपास है। फिर 12 का कितना है, तो 6992 है, यानी लगभग 7000 के आसपास 12 का क्षेत्रफल है। और झालावाड़ का कितना है, तो 6200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल झालावाड़ का है। तो इन चारों जिलों में देखते हैं सबका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो ऑब्वियसली किसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, सीकर जिले का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। कितना है, 7732 वर्ग किलोमीटर है। यानी हमें इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। आजकल प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार से, कॉम्प्लेक्स प्रश्न आ रहे हैं, तो इनका क्रम देखना ही पड़ेगा। तो सीकर 7700, टोंक 7100, बारां 6900, झालावाड़ 6200। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सीकर हो गया, तो आंसर ये हो गया। राजस्थान में न्यूनतम सड़क घनत्व कौन से जिले में है, यानी सड़कों का घनत्व है ना वो सबसे कम किस जिले में, जैसलमेर में, नागौर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में। देखो जैसलमेर एक तो वैसे ही विषम परिस्थिति वाला जिला है, दूसरा वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं, तो सड़कें कम बनना वहाँ स्वाभाविक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसलमेर जिला है ना वो सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला है। अच्छा, जैसलमेर जिले के साथ और भी कुछ न्यूनतम जुड़ी हुई है, क्या जुड़ा है, जैसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो भी जैसलमेर है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो भी जैसलमेर में है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर है। सबसे कम विधानसभा सीटें भी यहीं पे है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी कौन सा है, जैसलमेर ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, 30 मार्च 1949, 1 मई 1949, 17 जून 1949 या 1 नवंबर 1956। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हो गई थी। ठीक है, और शुरुआत में राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग बनाए गए थे, 5 संभाग बनाए गए थे। फिर 24 अप्रैल 1962 को जो मोहनलाल सुखाड़िया साहब है, इन्होंने क्या कहा, बोले संभागीय व्यवस्था को हटाओ साइड में, तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1887 को ये अपने मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी जी, क्या नाम है, हरदेव जोशी जी। इन्होंने कहा जो संभागीय व्यवस्था को हटाया ना उसे ढूंढ के वापस लाओ, फिर से शुरू करते हैं। तो इन्होंने इस व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। इन्होंने न सिर्फ शुरू किया, जबकि 5 संभाग की जगह एक नया संभाग बना दिया। कौन सा, अजमेर एक नया संभाग बना दिया। इस प्रकार हरदेव जोशी जी ने 6 संभाग बना दिए और नई इस व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। फिर 4 जून 2005 में, देखो ये याद रखना, भरतपुर को नया संभाग कब बनाया है,
4 जून 2005 में। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो वसुंधरा राजे मैडम है ना, उस समय राजस्थान के सीएम थे और उन्होंने भरतपुर को एक नया संभाग बनाया। और राजस्थान में टोटल संभाग कितने हो गए वर्तमान में? तो राजस्थान में 7 संभाग हो गए। और नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग है। और इसकी स्थापना कब करी गई? तो 4 जून 2005 को की गई। छठा संभाग कब बना था? तो 26 जनवरी 1987 को बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? यानी कौन सा जिला है जो राजस्थान में 27वें नंबर का जिला था? जिसे हमें पता है अजमेर 26वां जिला है। 27वां कौन सा है? धौलपुर, बारां, दौसा या राजसमंद? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो धौलपुर है वो राजस्थान का 27वें नंबर का जिला है। कितने नंबर का? 27 नंबर का जिला कौन सा है? धौलपुर, है ना। धौलपुर है वो 27 नंबर का जिला है। ठीक है। धौलपुर बना कब था? तो देखो ये कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बनाया गया था। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, 15 अप्रैल 82 को बनाया गया। उसके बाद में 12, दौसा और राजसमंद बनाए गए। क्या बनाए गए? 28वें, 29 और 30वें जिले बनाए गए, 12, दौसा और राजसमंद। इसे याद रख सकते हो, BDR से याद रखना है। 12, दौसा और राजसमंद ये तीनों एक ही तिथि को बने थे। वो तिथि कौन सी थी? 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को BDR बने थे राजस्थान में। यानी 3 नए जिले बने थे, 12, दौसा और राजसमंद। अप्रैल की 10 तारीख 1991 का साल। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 8 जून 1947, 8 जून 1948, 8 जून 1949 या 8 जून 1950? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 जून 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 जून 1947 को। यानी 1947 में 8 जून की तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये राजस्थान विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय को पहले राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो राजपूताना विश्वविद्यालय आगे बढ़ के जाके क्या बन गया? वही आगे जाके राजस्थान विश्वविद्यालय बन गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका मुख्यालय है कहाँ पे? अजमेर में। हमें पता है कहाँ पे? अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पे है? अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं ना RPSC, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी अजमेर में है। यानी जो पटवारियों की भर्ती वगैरह करवाते हैं ना, पटवारी मतलब इस राजस्व डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। और एकलव्य नाट्य मंडल, तो ये ब्यावर में है। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में है। तो एकलव्य नाट्य मंडल कहाँ पे? एकलव्य नाट्य मंडल भी अजमेर में है, ब्यावर में है, ब्यावर अजमेर में है। और एक मगरा लोक कला मंडल, मगरा लोक कला मंडल कहाँ पे है? तो मगरा लोक कला मंडल भी अजमेर जिले में ही है। किस जिले को राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है? गंगानगर, झालावाड़, बीकानेर या भरतपुर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जो झालावाड़ है। किसे? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? क्योंकि यहाँ पे संतरों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और नागपुर संतरों के लिए फेमस है ही, इस कारण इसे राजस्थान के नागपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहते हैं और विरासत का शहर भी झालावाड़ को ही कहते हैं। और घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ पे है? झालरापाटन झालावाड़ में। इस कारण राजस्थान की चेरापूंजी, विरासत का शहर, घंटियों का शहर और राजस्थान का नागपुर कौन सा हो गया? झालावाड़ जिला हो गया अपना। कौन सा? झालावाड़ जिला हो गया। प्रदेश की किस हस्ती को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है? यानी राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? हरदेव जोशी, अशोक टाक, गोकुल भाई भट्ट या मास्टर प्यारेलाल? राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है हरदेव जोशी साहब को। किसे कहा जाता है? हरदेव जोशी साहब को राजस्थान के चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। केमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो अशोक टाक है ना, इनको केमल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमल मैन। और राजस्थान का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक गोकुल भाई भट्ट है, इनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। और सिरोही को राजस्थान में मतलब मिलाने वाले सबसे बड़ा योगदान गोकुल भाई भट्ट साहब का है था। और चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल है ना, मास्टर प्यारेलाल जी, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, अशोक टाक, केमल मैन और राजस्थान का चाणक्य हरदेव जोशी। चाणक्य कौन कहलाएंगे? हरदेव जोशी। ठीक है।
चाणक्य, हरदेव जोशी कहलाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौरी लोक नाट्य किस जनजाति से संबंधित है? गौरी लोक नाट्य है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? तो जो गौरी लोक नाट्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। किससे? भील जनजाति से संबंधित है। गौरी क्या है? गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है। क्या है? धार्मिक लोक नाट्य है। और इस नाट्य में शिव भस्मासुर की जो कथा है, हम सबको पता है शिव भस्मासुर की कथा, वो कृष्ण विष्णु भगवान है, वो मोहिनी बन के आए थे और फिर उसने अपने ही सर पे हाथ रख लिया था, वही वाली कहानी है। और इस कहानी का मंचन किया जाता है इस नाटक के माध्यम से। ये जो नाटक है ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, यानी भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से आगे लेते हैं। किससे? जो भील है वो ये नाटक का मंचन करने से पहले भादवा जो कृष्ण एकम है, भादवा कृष्ण की एकम है, उसमें खेड़ा देवी की पूजा करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं कि बोले हम ये नाटक शुरू कर लें। फिर आगे मिलने के बाद वो ये इसका मंचन शुरू कर देते हैं। इसमें जो राया नाम की स्त्री होती है, स्त्री पात्र होता है, वो पार्वती का और विष्णु भगवान का प्रतीक होती है। ठीक है। इसके अलावा खड़कड्या और जामट्या, खड़कड्या यानी खड़कड्या एक पात्र होता है। खड़कड्या क्या करता है? एक जामटा दूसरा पात्र है। जामटा कुछ लाइन बोलता है तो वो उसको रिपीट करता है, दोहराता है। कौन? खड़कड्या दोहराता है। और जोकर की तरह कार्य कौन करता है? तो एक खड़कड्या ही जोकर की तरह कार्य करता है। और इस नृत्य की एक विशेषता है, इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? पुरुष। लेकिन महिला पात्र पुरुष ही उनका वेश धारण कर लेते हैं और महिला पात्र के रूप में बन जाते हैं। तो गौरी लोक नाट्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से मुख्यतः संबंधित है। पटेलिया, बिछिया और लालर ये क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या वाद्य यंत्र? तो पटेलिया, बिछिया और लालर ये क्या है? ये लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। और मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो इसमें पटेलिया हो गया, बिछिया हो गया, लालर हो गया, माचर हो गया, नोखिला हो गया, थारी ऊंटारी अस्वारी हो गया, नावरी अस्वारी हो गया, शिकारी हो गया। ये कई ये जो मतलब लोकगीत है जो मेवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः प्रचलित है। तो इनको फिर से सबको याद करना पड़ेगा हमें कि ये क्या है। तो इस बार तो पटेला बिछे लालर आ गया, अगली बार माचर नोखिला थारी ऊंटारी अस्वारी आ जाएगा। तो इसको ऐसे याद करो, पटेलिया बिछिया लालर, माचर नोखिला थारी ऊंटारी अस्वारी, नावरी अस्वारी और शिकारी। ये क्या है? ये लोकगीत है जो मेवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः प्रचलित है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। कौन सी? कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इनका शासनकाल 1572 से लेकर 1597 तक रहा। और इनका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। एक बार तो गोगुंदा में किया गया, एक बार बाद में सिस्टमेटिक तरीके से कुंभलगढ़ में किया गया। कहाँ पे? औपचारिक रूप से कुंभलगढ़ में, और वैसे गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक किया गया था। और इनका जन्म हमें पता है ही 9 मई 1940 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो करौली के यादव वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अजयपाल के द्वारा, विजयपाल के द्वारा, सोमपाल के द्वारा या देवपाल के द्वारा? तो करौली के यादव वंश की स्थापना की गई थी विजयपाल जी के द्वारा। किसके द्वारा? विजयपाल के द्वारा करौली में यादव वंश की स्थापना की गई थी। और कब करी गई ये पूछे हमसे, तो 1040 में करौली में यादव वंश की स्थापना की गई। और सबसे पहले इन्होंने बयाना जो भरतपुर में पड़ता है वहां राजधानी बनाया था। और 1348 में जाके 1348 में जो अर्जुनपाल है ना, उन्होंने कल्याणपुर नाम की जगह बसाई थी। और कल्याणपुर धीरे धीरे करौली बन गया। क्या बन गया? करौली बन गया। और इसी वंश में बाद में गोपाल पाल जी हुए। गोपाल पाल जी ने करौली में एक मंदिर बनाया, मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर बनाया, बहुत ही शानदार। वो कहाँ पे? करौली जिले में। किसने बनाया था? गोपाल पाल जी ने बनवाया था। तो यादव वंश की स्थापना, करौली वाले यादव वंश की स्थापना ये अपने विजयपाल जी ने करी थी। 1040 में करी थी। और करौली नगर 1348 में बसा था। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। यह प्रतिज्ञा किसके द्वारा की गई? नानाभाई खांट, कालीबाई, सेवक राम या रावत राम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो नानाभाई खांट साहब है।
इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं ये रास्तापाल नाम की जगह की पाठशाला है ना, ये कभी बंद नहीं होने दूंगा। ये नानाभाई खांट ने कहा था, और इन्हीं की शिष्या थी कालीबाई। और कालीबाई ने क्या किया था? अपने गुरु को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, है ना। और नानाभाई खांट इनको 18 जून 1947 को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा और लाठी चार्ज के कारण ये शहीद हो गए थे। नानाभाई जी है ना, ये लाठी चार्ज के कारण, पुलिस की बर्बर लाठी चार्ज के कारण, देखो 1947 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हो ही रहा था, और 18 जून इससे बस थोड़े से दिन पहले ही यहाँ पे बर्बर लाठी चार्ज किया गया था। अंग्रेज मतलब अंतिम समय में भी नहीं सुधरे थे भाई साहब। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? जिला प्रमुख का, जिला कलेक्टर का, राजस्थान सरकार का, या राज्य निर्वाचन आयोग का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनका चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। और राज्य निर्वाचन आयोग किसमें दे रखा है? 243K में दे रखा है। किसमें? 243K में, या हिंदी में कहें तो 243 में दे रखा है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल का, भीनमाल का, जावर का, या किशनगढ़ का? तो देखो चरी नृत्य है वो किशनगढ़ का फेमस है। कहाँ का चरी नृत्य फेमस है? किशनगढ़ का चरी नृत्य फेमस है। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, और वहाँ का चरी नृत्य प्रसिद्ध है। और गुर्जर जाति का मुख्य प्रमुख नृत्य है। कौन सी जाति का? गुर्जर जाति का। और फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला DBW में शामिल नहीं है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या जयपुर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। क्योंकि थॉर्नवेट साहब ने जो DBW वर्गीकरण किया है, DBW में उन्होंने गंगानगर को रखा है, बिल्कुल रखा है, हनुमानगढ़ को रखा है, चूरू को रखा है, और बीकानेर को रखा है, बिल्कुल रखा है। यानी जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में इन 4 जिलों को इन्होंने किसमें रखा है? DBW में रखा है। ठीक है, किसने? थॉर्नवेट साहब ने। और लेकिन जयपुर को इन्होंने इसमें नहीं रखा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान हमें पता है जैसलमेर, बीकानेर। इससे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 11, 62, 52 या 68? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो 68 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, कितने नंबर का? 68 नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान से होके निकलता है। ये जो 68 नंबर का राजमार्ग है, ये राजस्थान के 3 जिलों से निकलता है, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर में। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सा राजमार्ग निकलेगा? तो ये 68 नंबर का। कितने नंबर का? 68। याद रखना है, हमें भूल नहीं जाना है। 68 नंबर का जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ से निकलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान से निकलता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान से निकलता है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? यानी राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है और किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो कोटा जैसलमेर, कोटा बीकानेर, कोटा जालौर, कोटा बाड़मेर। तो देखो सर्वाधिक तो कोटा है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाई साहब कोटा जालौर। यानी कोटा जालौर है ना, यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है? तो ये कोटा जालौर जिले में। सबसे अधिक कोटा में है। और मतलब जालौर से साक्षरता भले ही कम हो, लेकिन देखो यहाँ से बस चलती है, ठीक है। और ये बस है, मतलब शिक्षा में भले ही पीछे हो जो, लेकिन बस चलाने में मतलब यहाँ से पीछे नहीं है। बस चलाने में बहुत ही आगे हो रखे आजकल। वैसे पूरे जालौर को देखो बदनाम करना गलत बात है। अगर कहीं भी जालौर वालों को बदनाम मत करो आप किसी भी तरीके से, क्योंकि एक बस हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर देती, चीज़ों को समझो आप। लेकिन इस तरह से बस चलेगी तो समस्या तो हम लोगों को होगी, जो मेहनत कर रहे हैं उनको पीड़ा होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं? विकल्प क्या है? विकल्प तो कोई है ही नहीं। तो मेहनत करो, जितनी सीटें बच जाएगी उसके बाद में वही लेनी होगी, उनके लिए लड़ेंगे और क्या। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर है कितनी? 66.1%। कितनी है? 66.1। महिला साक्षरता कितनी है? 52.1। और पुरुष साक्षरता 79.2। यानी इसको इस एक सीरीज में याद रखो, 52.1, 66.1, 79.2।
52.1 महिलाओं के लिए हो जाएगी, बीच वाली ओवरऑल हो जाएगी और 79.2 पुरुषों के लिए हो जाएगी। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं 52.1, 66.1, 79.2। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। केवलादेव घना पक्षी विहार की अभ्यारण्य के रूप में स्थापना कब की गई? 1952, 1954, 1956, 1958। तो केवलादेव घना पक्षी विहार की अभ्यारण्य के रूप में स्थापना कब करेगी? 1956 में करेगी, 1956 में करेगी केवलादेव घना पक्षी विहार को। और फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो देखो, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में। केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा 1981 में 27 अगस्त को दिया गया। 27 अगस्त 1981 को केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, संपूर्णानंद, बलिराम भगत, सुखदेव प्रसाद या रघुकुल तिलक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो रघुकुल तिलक साहब है, इन्हें बर्खास्त किया गया था राज्यपाल के पद से। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1977 से 1981, 1977 से 1981 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। और जो अब सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम थी उसमें शानदार प्रश्न आए थे पॉलिटिक्स से, बहुत ही गजब गजब के प्रश्न आए थे। और मतलब लोग आरपीएससी का डायलॉग ये था कि क्यों हिला डाला ना, तो इस प्रकार इस बार हमें हिलना नहीं, आरपीएससी को जवाब देना कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। रघुकुल तिलक 1977 से 1981 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। और इस प्रकार जितने भी राज्यपाल रहे हैं वो किन मुख्यमंत्रियों के टाइम रहे हैं, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो इस पीरियड में कौन थे मुख्यमंत्री? तो भैरव सिंह जी इस पीरियड में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस.के. घोष, कमलकांत वर्मा, एस. जिना रेड्डी या राजीव खन्ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कमलकांत वर्मा है, के वर्मा साहब है, वो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। के वर्मा साहब या कमलकांत वर्मा साहब ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन संविधान लागू होने के बाद राजस्थान के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कैलाशनाथ वांचू साहब थे। कौन थे? कैलाशनाथ वांचू साहब। यानी जो हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 से पहले हो चुकी थी, है ना। उस समय तो कमलकांत वर्मा साहब इसके मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे सबसे पहले? तो एक कैलाशनाथ वांचू साहब बने थे। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन सहकारी संस्थाओं से संबंधित है? 95, 97, 99, 101। तो इसका आंसर होगा जो 97वां संविधान संशोधन है वो सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा गया 43B। कौन सा जोड़ा गया? 43B। 43B किससे संबंधित है? सहकारी संस्थाओं से। एक जोड़ा गया 243ZH से लेके 243ZT तक। एच से लेके एच से जितने भी टी तक आते हैं, जितने भी, ये सारे सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यानी 97 है ना, ये कोऑपरेटिव है, मान के चलो। 97 सहकारिता है। 97 क्या है? 97 सहकारिता, 97 सहकारिता, 97 सहकारिता। इस प्रकार हमें याद रख लेना है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? 243, 243A, 243 और 243P। तो देखो दोस्तों, 243 है, बिल्कुल है, उसे लेके 243O तक, यानी 15 है, वो है, लेकिन P नहीं आएगा इसमें, O तक ही है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 243। 243 से लेके 243O तक ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है ना, जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो पंचायतें हैं ना, उनसे। और बाद में इसके आगे कहाँ से शुरू हो जाता है? वो नगर निगम से संबंधित, नगरीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद आ जाते हैं। ल्हासी, बरनी, बेंतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दूराज और बिलास, ये किस नदी की सहायक नदी है? कौन कौन सी है? ल्हासी, बरनी, बेंतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दूराज और बिलास किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है अपनी पार्वती नदी की सहायक नदियां। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस नदी की सहायक नदी है, और अक्सर आता है। तो राजस्थान में 10-12 नदियां हैं, इनकी सबकी सहायक नदियां रट के जाने, एकदम रट्टालोजी पूरी तरह कर लेनी इस बार। तो पार्वती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ल्हासी, बरनी, बेंतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दूराज। ल्हासी, बरनी, बेंतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दूराज और बिलास। ल्हासी, बरनी, बेंतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दूराज और बिलास, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये पार्वती नदी की सहायक नदियां।
राजसमंद झील में मुख्य रूप से किस नदी का पानी गिरता है? घाघरा, कोसी, लूनी या गोमती? तो राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है? तो ये गिरता है लूनी नदी का पानी। किस नदी का? नहीं, गोमती नदी का। लूनी नदी कहाँ गिरेगी? लूनी नदी तो अरब सागर में गिरती है। राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। किस नदी का? गोमती नदी का पानी गिरता है। और राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ था? तो 1962 से 1976 के पीरियड के मध्य महाराजा राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह है ना, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। और देखो, राजसमंद कोई जगह नहीं है, राजसमंद एक झील ही है। जो जिला मुख्यालय है उसका नाम राजसमंद नहीं है ना। उस झील के कारण उस जिले का नाम राजसमंद पड़ा हुआ है। उस झील, जो जिला मुख्यालय तो कांकरोली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांकरोली के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील भी घोषित किया है। कावद झील किस जिले में है? कावद झील कहाँ पे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो कावद झील तो हमें पता है कहाँ पे। कावद झील है जैसलमेर जिले में। कहाँ पे? कावद झील जैसलमेर जिले में। कंवर सेन लिफ्ट नहर किस झील का नवीन नाम रखा गया है? यानी इस झील का पहले नाम दूसरा था, लेकिन अब कंवर सेन लिफ्ट नहर हो गया। कौन सी झील है वो? लूणकरणसर, फलोदी, बांगड़सर या कोलायत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो लूणकरणसर झील है इसका पहले नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर था, और अब इसका नाम क्या कर दिया? मतलब अब पहले लूणकरणसर था, अब कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया है। और ये बीकानेर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर है। ये बीकानेर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, और बीकानेर और गंगानगर में जलापूर्ति का कार्य करती है, और इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो के हमने 55 प्रश्न कर लिए हैं। जो बाकी प्रश्न बच गए हैं, यानी यूं कहीं 95 प्रश्न बच गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। और ये पहला वीडियो जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है। यानी जो व्यक्ति दोनों सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है उनके लिए ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रश्नों का तो सेम है, पेपर सेम है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट वाइज हो गया वो थोड़ा अलग है, तो उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। लेवल 1 के लिए अलग वीडियो बना देंगे और लेवल 2 के लिए अलग वीडियो बना देंगे। और उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। हमसे लगातार जुड़े। 50 दिन में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको एक अलग स्तर पे तैयारी के लेके जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। थैंक यू। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।